हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 का, उनके कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें से ये 5th नंबर का क्वेश्चन था, है ना, 2017 नगरीय निकाय का। तब अलग अलग होता था, पंचायत का अलग और नगरीय निकाय का, तो उसका ये नगरीय NNL का ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। HM between the roots of equation x square minus 10x plus 11 equal to 0। HM means हार्मोनिक मीन। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन है आपके पास। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। हरात्मक माध्य को हिंदी में हरात्मक माध्य बोला जाता है, किसको? हार्मोनिक मीन को। ठीक है, तो किसके, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको हम लिख लेते हैं 10 of x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो रूट आएगा, तो हमको पता है कि इसके दो रूट आएंगे, तो दो रूट आएंगे, उन्हीं का हमको हार्मोनिक मीन निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो समीकरण के दो रूट्स हमारे क्या है, ए और बी है। ठीक है, आप अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इनका हमको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो दो नंबर का हार्मोनिक मीन हमको पता है कि क्या होता है, ये दोनों नंबर 2ab अपॉन a प्लस बी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको एनी हाउ a इंटू बी का मान मिल गया और a प्लस बी का मान मिल जाएगा, तो हम इसमें रख देंगे, तो हमको h का मान मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो अब ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, ऐसे ही कनेक्ट करके, हार्मोनिक मीन को डायरेक्ट दो नंबर के बीच का नहीं पूछा है, वो कहां से कनेक्ट किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो इसके दो रूट आएंगे, और हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन जिसमें समीकरण में जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, जो रूट होते हैं उनका रिलेशन इनके कोफिशिएंट से होता है, जिसमें क्या क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स आएंगे, तो हमको पता है कि दोनों रूट का सम, तो हम हमारे केस में दोनों रूट क्या है, ए और बी माने हैं, इनका जो सम है वो क्या होता है, माइनस बी। जैसे कि इसको हम किस तरीके से ले लें, ये जो हमारा, इसको हम इससे कंपेयर करें, ये जो हमारा इक्वेशन है, यहां लिख देता हूं मैं, अगर ये इस टाइप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इस तरीके से होगा, है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू -10 और सी की वैल्यू 11। तो रूट्स ऑफ कोफिशिएंट, तो सम ऑफ रूट्स है ना, मैं लैंग्वेज में लिखता हूं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है स्टूडेंट। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, हम ए और बी को ही रूट लेके चले हैं, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी का मान हो जाएगा हमारा माइनस, और ये पहले से 10 माइनस है और 1 है, तो क्या हो जाएगा 10/1। तो हम इसको सिंपली क्या लिखे, 10 लिखे, क्योंकि माइनस ऑफ 10/1। ठीक है, तो ये a प्लस बी का मान हमारे पास क्या आ गया, 10। वैसे ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट यहीं पे निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c, जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है उसका वो, और अपॉन a, तो कांस्टेंट वाला टर्म है हमारा 11 बाई इसका कोफिशिएंट है 1, तो इसका भी मान क्या हो गया, 11। ठीक है, 11/1 मतलब 11। सो नाउ हमको दोनों चीज ही चाहिए था और दोनों चीज मिल गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, तो h का मान अब हमको डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो h इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ab की वैल्यू आई है हमारे पास 11 अपॉन a प्लस बी, सम ऑफ रूट्स से हमको क्या मिला है 10, तो यहां से क्या हो गया, आप कैंसिल कर दीजिए, यहां से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम, तो क्या हो जाएगा 11/5। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गया 11/5। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 11/5, ये बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत और बाकी प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, जिसमें इक्वेशन से जोड़ा गया है या तो हार्मोनिक मीन को, या अरिथमेटिक मीन को, या ज्योमेट्रिक मीन को। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1, फिर नेक्स्ट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। कहां तक जाना है आपको, n टर्म्स तक इसका सम निकालना है। ठीक है, सेम चीज हिंदी में लिखा है। ठीक, तो आपको ये जो क्वेश्चन है मैं एक बार लिख देता हूं, हम SN सम ऑफ n टर्म ये निकाल रहे हैं, और उस क्वेश्चन क्या है एक बार आप देख लेंगे यहाँ पे, तो और ज्यादा अच्छा दिखेगा। फर्स्ट टर्म है हमारा स्टूडेंट 1, सेकेंड टर्म है हमारा 1 प्लस एक्स, थर्ड टर्म हमारा हो जा रहा है 1 प्लस एक्स इंटू
एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही ये हमको एन टर्म का सम निकालने बोल रहे हैं। तो कहाँ है एन टर्म्स, कैसे होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कहाँ तक जाएगा एक्स की पावर एन तक जाएगा। इतना समझना है आपको, ठीक है। तो यहां से लेके एन तक, ठीक है, एन का मान अगर वो 10 दे दिया तो 10 टर्म्स तक निकालना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि जैसे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, यदि आपका टी एन इज इक्वल टू ऐसा है एन स्क्वायर प्लस एन, तो इसका सम निकालिए एन टर्म्स तक। आपको nth टर्म दे दिया है तो आप दोनों में समेशन लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही नहीं पता है कि nth टर्म किस टाइप का होगा, ठीक है। nth टर्म आपको फिक्स चाहिए होता है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, फिलहाल अगर ये इस तरीके से है nth टर्म तो हमारा ये है, हम इसको क्या करते हैं rth टर्म हम ऐसा निकालते हैं, s के लिए नहीं टी आर। ध्यान से देखिए rth टर्म हमारा क्या होगा, तो देखिए ये टर्म नंबर 1 है जिसमें केवल एक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये टर्म नंबर 2 है जिसमें 2 पद है 1 प्लस एक्स। ये टर्म नंबर 3 है जिसमें कितना पद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 टर्म, ठीक है। तो टर्म नंबर 1 में एक भी एक्स नहीं है। टर्म नंबर 2 में 1 प्लस एक्स की पावर 1 कम है। टर्म नंबर 3 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टर्म नंबर 3 है लेकिन एक्स का पावर लास्ट कहां हो रहा है, एक कम पे। तो इसको यहां से आप कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे जाते जाएगा, ठीक है। और चूंकि हमारा जो है आर लिए है तो हमको एक्स का पावर जो है वो एक कम मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ सेकेंड टर्म है एक्स का पावर 1 है, 1 से स्टार्ट होता है वो पैटर्न तो अपने को पता चल गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हर बार उसका पावर बढ़ते जा रहा है एक्स का, ठीक है। लेकिन टर्म नंबर 3 में एक एक्स कम पावर तक मैक्सिमम जा रहा है। तो इसलिए टी आर में ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि हमको टी एन के लिए इसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद सम निकालना है, क्योंकि हमारा मेन क्या होता है सम ऑफ एन टर्म। तो हमको टी एन पहले चाहिए होता है। nth टर्म क्या है, जो हर टर्म को n बराबर 1 रखे तो फर्स्ट टर्म बता दे, n बराबर 2 रखे तो सेकंड टर्म बना दे। तो यहाँ पे हमारा सिंपली समेशन ऑफ n ये लगाना होता है। nth टर्म में अगर हम समेशन लगा देते हैं तो वो n टर्म का पूरा सम बता देता है, ठीक है। तो यहां से अब ये हो गया आपका rth टर्म, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप तो ये बना रहा है आपका ये कौन सा चीज है 1 से x में, देखिए 1 से जब x में गए तो कैसे गए होंगे हम, सेम चीज यहाँ पे x की पावर 3 होगा तो x फिर से मल्टीप्लाई, ऐसे जाते जाते तो हम हर टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब भी हमको कोई सीक्वेंस मिलता है जिसमें हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो सीक्वेंस हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं जीपी। तो ये जो है ये अपने आप में जो आर टी आर जो निकाल रहे हैं वो एक जीपी है, और उस जीपी का जीपी दैट मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1, और उसका कॉमन रेशियो आर जिसको बोलते हैं वो क्या है एक्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये ध्यान से समझना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपका फर्स्ट टर्म आप देख लिए 1, कॉमन रेशियो देख लिए एक्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना टर्म है, तो देखिए ये x की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं मतलब 1 2 3 और कहां तक गया r-1 तक। तो ये इतना जो टर्म है वो r-1 टर्म है, और ये एक एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना टर्म हो गया r टर्म। इसी चीज को ध्यान देना है, स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, r-1 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि केवल r टर्म है, r-1 टर्म है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे कितना टर्म है, टोटल r टर्म है। तो टी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सो टी आर की वैल्यू हो जाएगी n टर्म का सम, क्योंकि सम हो रहा है और किसके लिए, जीपी के लिए। तो फर्स्ट टर्म जे कहते हो, हम ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या है 1 माइनस टाइप की चीजें लिखी है। हम जीपी का सम कैसे जानते हैं, एसएन, अगर उसका फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन रेशियो आर हो तो हम क्या जानते हैं, इसका ए एक फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और दूसरा फॉर्मूला जानते हैं ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली ये यूज करते हैं जब r का मान 1 से छोटा होता है, इसका मान जब r से बड़ा होता है। बट आपको नहीं पता है तो आप कोई भी यूज करो, क्योंकि और क्या हो रहा है एट द एंड आप क्या कर रहे हो, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हो, कैंसिल आउट करके ये पलट जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, तो आपके ऑप्शन को देखना है, इसमें हर जगह 1 माइनस टाइप की चीजें लिखी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो ताकि एक स्टेप आपका और बच जाए, ठीक है।
क्योंकि लास्ट में आपको आंसर एज इट इज मैच होते नहीं दिखता है, तो आप वहां पे ये नहीं सोच पाते हैं कि अभी कॉमन निकाल के हम उसको मैच कर सकते हैं करके। तो देखिए फर्स्ट टर्म 1 माइनस क्या, कॉमन रेशियो क्या है x, उसका पावर कितना नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितना है यहाँ पे अभी काउंट किए r, और सेम एज इट इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस एक्स। तो ये सिंपली क्या हो गया 1 माइनस एक्स की पावर r अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमारा ठीक है, इसके बाद क्या होता है हमारा, हमको अब मिल गया आर एट टर्म। ठीक है, अब हमको निकालना है एस एन। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया, तो एस एन को आप क्या कर लो, आप आर एट टर्म में ले लो, टी आर में ही ले लो जो आप पढ़े हो, और आपका आर कहां से चले गया 1 से एन तक, है ना। आर को आप वेरी करा दो तो क्या हो जाएगा, टर्म नंबर आर का मान 1 रखोगे तो टर्म नंबर 1, आर का मान 2 तो T2, फिर आर का मान 3 तो T3, और अप टू कहां तक जाओगे एन तक, मतलब लास्ट में आपका कहां तक जाएगा एनएथ टर्म तक, वही पूछा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अब समेशन बस लग जाएगा सिंपली। ठीक है, और वो समेशन कहां से वेरी करेगा, आर फ्रॉम 1 टू एन। कोई अगर एन में वेरी कराना चाहता है तो सब जगह एन लिख दो तब भी चलेगा। ठीक है, आर बराबर 1 से 1। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू लिखते हैं 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स, और ये भी है आपका एक्स, है ना। आर तो हम फॉर्मूला में यूज करते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर आर अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना स्टूडेंट। आर हम जनरली किस में करते हैं, यूज करते हैं फॉर्मूले में, हमारे में आर की जगह में क्या है एक्स है। अब देखिए यहां से आप कैसे करें। ठीक है, कुछ चीजें बाहर आ जाएगा किससे, समेशन से। देखिए आर बराबर 1 से लेके एन। ठीक है, वेरी क्या हो रहा है आर, और यहाँ पे नीचे में क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का समेशन के अंदर कोई काम नहीं, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स। ठीक है, समेशन से बाहर आ गया। अब समेशन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट, है ना, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट एक बार हो जाएगा समेशन आर फ्रॉम 1 टू एन, और सिंपली क्या बचेगा 1। ये भी एक समेशन आपको आना चाहिए, सॉल्व करना है ना, ऐसा नहीं कि 1 ही आएगा वहां का आंसर। ठीक है, उसके बाद समेशन आप आर फ्रॉम 1 टू एन, और क्या बचा x की पावर r। ठीक है, ये फिर से जीपी बना रहा है। ठीक, अब देखिए इसका मान होता है स्टूडेंट n, कैसे, ये एक मशीन की तरह ट्रीट करता है। मशीन कैसे चल रहा है, पहली बार r बराबर 1 रख रहे हो, दूसरी बार r बराबर 2 रख रहे हो, तीसरी बार r बराबर 3 रख रहे हो, और लास्ट कहां तक जा रहे हो n तक। लेकिन इस मशीन में इनपुट क्या जा रहा है आपका 1, तो उसमें तो कुछ रख नहीं सकते, तो पहली बार r बराबर 1 के लिए भी 1 आया, r बराबर 2 के लिए भी 2 आया, r बराबर 3 के लिए भी 3 आया, तो 3 तक चले तो 3 बार 1 आया, तो तीनों को जोड़ दिए तो क्या आया 3, 4 बार चलेगा तो 4, 5 बार चलेगा तो 5, तो n बार चलेगा तो क्या आएगा n आएगा। तो समेशन ऑफ n 1 का वैल्यू क्या होता है n। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये हो गया आपका n। अब इसको ध्यान से देख लीजिए फिर से। ठीक है, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ले लेता हूँ, ये फिर से इसको ओपन कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये फिर से जीपी है। ठीक है, तो इसको हम जीपी के फॉर्मूले से सम इसका निकालेंगे। तो देखिए, तो r बराबर 1 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा x, फिर नेक्स्ट x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट x की पावर 3, और कहां तक जाएगा x की पावर n तक। ठीक है, ये हो गया आपका। जब भी आपको समेशन समझ में ना आए तब आप क्या करें, उसको ओपन कर लीजिए समेशन को, तब जाके चीजें क्लियर होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फिर से जीपी बना रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म इस बार x हो गया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 1 हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका x है, x से फिर से x गुना किए, तो यहाँ फर्स्ट टर्म भी x है और आपका कॉमन रेशियो भी x है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपका क्लियर n है। देख लो 1 से शुरू हो रहा है और n तक था, यहाँ 1 से शुरू हुआ था, यहाँ से r-1 तक था, तो r-1, और ये एक अलग से पद, इसलिए कितना था r। यहाँ पे फिक्स n टर्म्स है, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए। इसके बाद ये सॉल्यूशन 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया है n माइनस, ठीक है, फर्स्ट टर्म x, और 1 माइनस नंबर ऑफ क्या रेशियो में क्या नंबर ऑफ टर्म्स, तो x की पावर n, और नीचे में 1 माइनस r, दैट मीन्स 1 माइनस x हमारे केस में। ठीक है, तो ये 1 माइनस x हो गया। ठीक, अब इसको अच्छे से अब जब हम लिखेंगे, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम आ जाएगा 1, तो 1 माइनस एक्स एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस एक्स यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स 2 बार है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक ही स्टेप में हम आंसर लिखते हैं n इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस का x 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स 2 बार हो गया स्टूडेंट, तो इसलिए क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है ना।
लगता ऐसे है कि नहीं हो पाएगा, बट आराम से आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे टर्म्स बढ़ रहे हैं, एक टर्म, दो टर्म, मतलब टर्म्स में हर एक पद में नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रहा है, एक में केवल एक कंटेंट, एक में दो, फिर तीन, ऐसे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको टीआर, जो टीएन जिसको बोलते हैं, वो फाइंड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एसएन मतलब एक ही चीज, एसएन मतलब समेशन ऑफ टीएन, ठीक है। तो वो रख के जनरली जीपी का क्वेश्चन ज्यादा रहता है इसमें। तो देखिए वो है एन 1 माइनस एक्स, एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन, और आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये छोटा हो गया था, तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स, देन bc स्क्वायर ca स्क्वायर ab स्क्वायर आर इन, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर 17 का, ये जस्ट 15 नंबर का ही क्वेश्चन। अब कौन से सेट में है वो मेरे को नहीं पता, ठीक है। देखिए यदि समीकरण हिंदी में पढ़ते हैं, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूलों का योग, दो ही मूल होगा स्टूडेंट, उनके मूलों का योग उनके व्युत्क्रमों के वर्ग के योग के बराबर है। तो इसको हमको समझना होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो समीकरण दिया है, इस क्वेश्चन को करते हैं, ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0, ये हमको समीकरण दिया गया है। और इसमें क्या बताया है कि इनके जो मूल है उनका जो योग है, तो हम मान लेते हैं पहले तो एक एक स्टेप की अल्फा बीटा इसके दो रूट्स है, ठीक है। ये हमारे दो रूट्स है। अब इसमें क्या बताया है कि अल्फा प्लस बीटा, क्या बोल रहा है, यहाँ हिंदी पे पढ़ देता हूं, मूलों का योग। तो हम अल्फा प्लस बीटा कर दिए, वो किसके बराबर है बोल रहा है, इसके वर्गों के बराबर, उनके व्युत्क्रम के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये हम ले लेते हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के बराबर है ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन है, बाद में ये करना है कि बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर किस में है, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से है, सीक्वेंस सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ये बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, आप क्वेश्चन को जो पूछा है वहां से शुरू करेंगे तो ये चीजें सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें जो कंडीशन दिया है उसी कंडीशन को आपको लेके करना है। फर्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको कराया था, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन में जब एपी जीपी एचपी के क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं तो ध्यान आपको ये रखना है कि हमको कहीं ना कहीं उनके कोफिशिएंट और रूट्स के बीच रिलेशन का यूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं क्या लिया हूं, पहले क्वेश्चन में आपके लिए मैं ए और बी लिया था, यहां मैं अल्फा और बीटा लिया हूं। क्यों ऐसा किया हूं, क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी और सी वो पहले से दे दिया है। तो इन चीजों से आपको बचना है, ठीक है। जो नोटेशन, जो वेरिएबल अगर क्वेश्चन में पहले से यूज है तो आप उनके बदले दूसरे वेरिएबल्स या दूसरे नोटेशंस यूज कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको यही रखते हैं, ठीक है। अभी यहां से कंटिन्यू करेंगे। पहले हमको क्या पता है वो हम यहां लिख लेते हैं साइड में। हमको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, दोनों रूट है तो दोनों का सम क्या होगा स्टूडेंट, माइनस बी बाई ए, ये हमारा, ठीक है, हमारे पास ये ऑलरेडी है। और ये होगा स्टूडेंट अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी बाई ए, ठीक है। ये भी जस्ट देखे हैं इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखिए इसको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज अल्फा बीटा को ऐसे ही रखते हैं स्टूडेंट। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हमारा एलसीएम हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ऊपर में भी क्या आएगा, बीटा स्क्वायर पहले आएगा फिर अल्फा स्क्वायर, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। हम चाह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा के जगह में हमको पता है कि हम माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, अल्फा बीटा के जगह में हम लिख सकते हैं सी बाई ए, लेकिन हमको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के हेल्प से हम क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान लिख सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, ठीक है। अब इसको देखो मैं लिख रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास ये रिजल्ट है। लेकिन ऐसा करने से क्या आता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए मैं लिख देता हूं 2 अल्फा बीटा, हो गया फिर ये बराबर। इसको ओपन करके आप देख लेना, यही आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा
इन टर्म्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट है, लेकिन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का नहीं है, तो हम इस रिजल्ट को फॉर्मूला से कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब सारे चीजों का आंसर हमको बी और सी के टर्म्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो अब मान रखते चली जाइए स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया आपका माइनस का बी बाई ए बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा आपका सी बाई ए, और नीचे में आपका क्या आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा फिर से क्या है सी बाई ए, तो सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ ऊपर वाले से दोनों से एलसीएम आएगा आपका स्टूडेंट ए स्क्वायर, तो ये तो जो कहते हो बी स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ ए से ए कैंसिल होगा तो सिर्फ ए बचेगा, तो 2ac आएगा। ठीक है, तो इसको हम यही लिख रहा हूं मैं, सो ये बी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए सी ऐसा आया 2ac। ठीक है, और यहां से भी क्या बच गया ए स्क्वायर, और वो वाला ए स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचा है आपका सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस बी का मल्टीप्लाई इसके साथ और ए का मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये आया है। ठीक है, तो माइनस बी का मल्टीप्लाई सी के साथ सी स्क्वायर, और ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। ठीक है, 2a स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको इस साइड ले आइए। ठीक है, नेगेटिव वाली चीजों को इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको उधर ले जाइए। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा स्टूडेंट 2a स्क्वायर सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इधर पड़ा है, और इसको हम उधर ले गए तो बी सी स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए कि ये क्या रिजल्ट है। ठीक है, अगर इस टाइप का रिजल्ट आपको मिलता है किसी भी नंबर्स के लिए, ठीक है, ये आप लोग पढ़े हैं, अगर आपका ए बी एंड सी तीन नंबर एपी में है, ठीक है, तो बीच वाले का दोगुना बराबर आसपास वाले का सम, तो क्या सेम टाइप की चीजें यहां हो रही है। देखिए ये बीच में आएगा, जो इधर रहता है ये बीच वाला, और इसमें आप फ्री हो, ये लिखना भूल गया हूं मैं एक चीज यहाँ पे, और क्या है ये साइड चेंज हुआ था, कौन सा वाला है ए बी स्क्वायर, और ये है आपके साथ, इसके साथ बी है। ठीक है, छूट गया था। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, ये बीच वाला है, और इसको आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बीच वाला का दोगुना और आसपास वाले का, तो ये तीनों एपी में होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बी सी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर सी, जिसको सी ए स्क्वायर लिखा है वो बीच में है स्टूडेंट, बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर आउट साइड में है, तो आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन ये बीच में जाएगा। तो ये क्या आपका इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि आपका ये वाला कौन सा वाला बी सी स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा सी ए स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा जो आपका है ए बी स्क्वायर। ये तीनों आपके कौन से में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको क्लेम करना है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कंडीशंस जनरली ऐसे ही दिया जा रहा है, और भी सालों के क्वेश्चन में कनेक्ट किया जा रहा है किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, दो रूट्स के दो नंबर्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 उस ईयर का, और इसमें पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, अगर ऐसे ही करने जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं। कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि मैक्सिमम इसका cos थीटा का वर रखेंगे, उसका भी वर रखेंगे, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, इसका देखिए गलत अप्रोच जो होता है, cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, तो क्या होता है कि इसका मैक्सिमम हमको पता है कि कॉस का रेंज क्या होता है -1 से 1, और इसका भी रेंज -1 से 1, तो किसके लिए बात कर रहा है मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम के लिए कॉस का क्या रख दे 1 रख दे, और साइन का भी 1 रख दे, तो 3 प्लस इसका 1 रख दे, तो 3 का गुणा 1 के साथ 1, 4 का गुणा 1 के साथ, तो इस तरीके से वो अगर ऑप्शन में 7 है तो वो मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमको पता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा एट अ टाइम एक ही समय में कभी 1 थोड़ी बनते हैं। ठीक है, जब हम साइन 90 लेते हैं स्टूडेंट तो साइन 91 होता है, लेकिन उसी समय साइन पे कॉस 90 का मान क्या हो जाता है 0। अगर हम 0 डिग्री पे देखते हैं तो कॉस 0 का मान क्या हो जाता है 1, लेकिन उसी समय साइन 0 का मान क्या हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए एंगल सेम है, अगर एंगल अलग अलग होते तब अलग बात है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पष्ट फार्मूला रहता है, आप इसमें भी देखेंगे ग्राफ में। ठीक है, कि 1 तक जाएगा फिर नीचे जाएगा, और दोनों ग्राफ जैसे साइन का ग्राफ इस तरीके से चलता है।
ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में, और क्रॉस का ग्राफ यहां से चलता है, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे है, ठीक है, जहां पे वो 1 हो रहा है वहां पे वो 0 हो रहा है, जहां पे वो 1 हो रहा है वहां पे ये 0 हो रहा है, क्लियर है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको आप को याद रखना है। जब भी आपको इस टाइप का चीज दिया हो, a sin थीटा प्लस हो या माइनस हो b cos थीटा, इंपॉर्टेंट यह है स्टूडेंट इसमें कि ये वाला जो आपका थीटा एंड थीटा सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करता है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ 2 थीटा लिखा है तब भी यहाँ 2 थीटा होना चाहिए, यहाँ 5 लिखा है 5 थीटा तो यहाँ भी 5 थीटा होना चाहिए। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करके इनको कोशिश करें कि सेम एंगल पे होना चाहिए। तब अगर इस तरीके से होता है तो इसका जो रेंज है, रेंज मतलब कहां से कहां तक वो वैल्यू दे सकता है, तो इसका जो रेंज होता है स्टूडेंट वो होता है क्लोज इंटरवल में माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां से दोनों को कंपेयर कर लो कि यहाँ पे किसकी बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्मूला होता है रेंज का, किसका, जब आपको ए कॉस ए साइन थीटा प्लस दिया हो या माइनस दिया हो बी कॉस थीटा। इस एंगल पे वो डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है केवल और केवल इन कोफिशिएंट पे जो उनके सामने है। तो हमारे केस में क्या है स्टूडेंट, 3 cos थीटा और प्लस में दिया है और 4 sin थीटा, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 4 sin थीटा को पहले लिख दो और क्या दिया है 3 cos थीटा। तो यहाँ पे a का मान क्या हो गया स्टूडेंट 4 और 3 का मान b का मान 3। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो मैक्सिमम कहां से आएगा, इधर से। मिनिमम वैल्यू बोलेगा तो यहां से, रेंज बोलेगा तो दोनों निकाल दो, ठीक है। तो मैं रेंज ही निकाल देता हूं इसका, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम तो आपको समझ में आ गया होगा। तो रेंज आपका इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और सेम चीज प्लस के साथ आएगा 16 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, 25 से क्या बाहर आएगा तो 5, तो 5 माइनस 5 से 5 तक इसका क्या होगा रेंज होगा, इतना ही रेंज। रेंज मतलब उससे ना आगे जा सकता है ना उससे पीछे जा सकता है, तो इसमें जो मैक्सिमम है वो क्या है आपका 5, तो इसलिए इसका आंसर हो गया स्टूडेंट 5, ठीक है, क्लियर। चलिए और ये क्वेश्चन देखिए अब नेक्स्ट, है ना, उसी साल का 25 नंबर का क्वेश्चन, ये फंक्शन का ये भी रेंज से रिलेटेड है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स देन, ठीक है, आपको इनमें से आंसर देना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज करना है। इसमें एक चीज और सीखने के लिए मिलेगा, देखिए आपको अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बस इतना दे दिया है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए पहले तो एक दो ऑप्शन को आप डिस्कार्ड भी कर सकते हो, पहला वाला को कॉस स्क्वायर एक्स, जो स्क्वायर वाली चीजें होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही देगा, भले वो इन्फिनिटिव तक दे। अब देखिए ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो निगेटिव भी हो सकता है ना, 1 से छोटा में इधर का कोई और लोअर लिमिट का कोई बाउंडेशन है क्या, नहीं है, तो ये कहीं भी कहां तक जा सकता है निगेटिव तक। तो यहां से आपको पता चल गया कि एटलीस्ट ये तो नहीं होगा। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, अगर आपको तुक्का भी मारना है तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, आगे के बारे में सोचते हैं, ठीक है। इसको भी आप डिस्कार्ड कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप रख दो, जैसे इसका मान आप रख दो π/4, तो π/4 पे ये क्या देता है 1/√2, तो इसको स्क्वायर करोगे तो 1/2, और ये क्या देता है सिर्फ √2, उसका उल्टा है ना सेम पे, तो ये 2 का √2 का स्क्वायर 2, ये ऑलरेडी 1 से ज्यादा हो गया, तो फिक्स वैल्यू तो आएगा ही नहीं, क्लियर है, वो दिख गया, कुछ भी वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हो, क्लियर है। 0 भी रखते तो भी इसका मान आता है 1, इसका भी आता है 2 आ जाता, तो ये भी आप 2 डिस्कार्ड कर दिए। अब बचा या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी होगा, ठीक है। तो ये आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि आपको अगर समझ क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं आ रहा है तो क्या हम ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके कम से कम ऑप्शन अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुक्का मारना भी हुआ तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है सेक का, ठीक है। अब देखिए
इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, ध्यान से समझना। दो तरीके से यहां स्टार्ट हो रहा है। ये पहला तरीका cos ऑफ x प्लस 1 बाई cos x का परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं ये बना देता हूं स्टूडेंट, ध्यान से समझना, दो तरीका है, ठीक है। मैं प्लस के साथ बना रहा हूं, माइनस के साथ भी बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो cos x प्लस 1 बाई cos x का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, cos x का स्क्वायर आ गया, 1 बाई cos x का स्क्वायर ये आ गया। लेकिन 2 टाइम्स भी आता है 2ab, तो 2ab में ये दोनों कैंसल आउट होकर क्या होगा, 2 बचेगा प्लस का। लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, फिर उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, -2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, यहां से अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये जो है हमेशा जो स्क्वायर वाला चीजें है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 देगा, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 देगा, और -2। तो यहां से कुछ स्टूडेंट ये क्लेम करते हैं कि -2 से आंसर आपको बड़ा मिलेगा या उसके बराबर मिलेगा। तो यहीं पे एक मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट, ये वाला मैं गलत वाला ऑप्शन ही पहले लेके चला हूं, क्योंकि आपको यहां देखना है एक्चुअल में जो लिखा है cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये हर जगह स्क्वायर में है, तो -2 तक तो वो दे ही नहीं सकता, क्लियर है ना। यहीं से वो पता चल गया था कि ये जो है आंसर वो कहां तक देता, 0 या 0 से बड़ा देता, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये प्लस के साथ जो परफेक्ट स्क्वायर बनाई वो थोड़ा सा गलत हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहां से भी आप जब कंक्लूड करेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए, जैसे कोई स्टूडेंट ये कर रहा है कि -2 से बराबर या बड़ा है, ऐसी सोचते हैं ना, सबसे छोटा वैल्यू क्या रख दे, 0 रख दे, तो हमको क्या मिल जाएगा, -2, और सबसे बड़ा वैल्यू तो इन्फिनिटिव रख सकते हैं, तो ये जाएगा जहां तक जाना है, इन्फिनिटिव तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इधर को देखना भूल जाते हैं, इधर ऑलरेडी वो क्या है, स्क्वायर वाली चीज है, तो ये तो 0 से ऊपर बाद ही देगा, है ना, 0 से कम देगा नहीं। तो अगर 0 रखते हैं तो -2 दे दिया, तो हमारा रेंज तो खराब हो गया ना, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि ये 2 से बड़ा देगा, क्योंकि जैसे ही आप 2 रखोगे स्टूडेंट, इसको 2 रखोगे तब जाके ये क्या होगा, 0 बनेगा, क्लियर है। तो इससे बचने के लिए आप हमेशा ये करेंगे कि आप जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो कोशिश ये करना है कि निगेटिव के साथ, माइनस के साथ बनाए। तो देखिए इसीलिए क्वेश्चन को लिया हूं मैं, cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x। इसको मैं ऐसे भी तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकता था, cos x माइनस 1 अपॉन cos x का होल स्क्वायर, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था। तो cos स्क्वायर x आ गया प्लस b का स्क्वायर, तो 1 बाई cos स्क्वायर x आ गया। अब यहां से मैं जब -2ab वाला टर्म करूंगा तो क्या आएगा, -2 इंटू ये, तो कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, -2। तो इस बार मेरे को बैलेंस करने के लिए क्या करना रहेगा स्टूडेंट, +2, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिया था, ताकि जो अब ये जो आप डिस्कशन कर रहे थे वो सही था कि इसका मान 0 या 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम 0 रखे तो मैक्सिमम मान आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक। यहाँ पे भी वो सोच सकते थे, लेकिन जल्दी जल्दी में वो नहीं होता है। आपको अगर ऑप्शन में दिखा होता कि -2 के साथ बड़ा वैल्यू, यहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहता -2, तो आप उसको टिक करके चले जाते, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान से करना है कि अब समझ में आ गया कि ग्रेटर देन 0, इसको अगर हम 0 रखें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, और इसको जहां तक जाए तो इन्फिनिटी तक, इसलिए इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में, बट कंफ्यूजन क्रिएट करता है इस टाइप की चीजें, ठीक है। और किसी मेथड से आप देख सकते हो उसको, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। अब ये देखिए, ये लिमिट का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना, उसी साल का 41 नंबर का क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0, आपका मॉड ऑफ x अपॉन x, इसका लिमिट आपको फाइंड करना है, ठीक है। हिंदी में भी वही क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मॉड जब भी इन्वॉल्व हो जाता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप की चीजें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। तो देखिए कैसे करना है इसको, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की हेल्प से करना है, क्योंकि यहाँ पे 0 पे दिया है स्टूडेंट। तो देखिए हम जब भी हमारा जो फंक्शन है वो है सिंपल मॉड ऑफ x अपॉन x, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो देखिए हम लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0, ये हमको फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं नोटेशन वाइज, लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमारा फंक्शन के अंदर में चले जाएगा स्टूडेंट 0 से थोड़ा सा छोटा, क्योंकि h हमेशा हम पॉजिटिव क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जैसे ही, क्योंकि लिमिट निकालने हैं तो क्या निकालते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो से लेफ्ट में जाएंगे, तो जीरो से जैसे ही लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस, ठीक है, तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पे रख देते स्टूडेंट जो हमारा फंक्शन है। सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, मॉड के अंदर हमारा क्या जा रहा है, देखिए फंक्शन को क्या जा रहा है, फंक्शन हमारा ये है जहां जहां x है वहां वहां क्या जाएगा, जीरो माइनस एच, सो जीरो माइनस एच मॉड के अंदर है, और नीचे सिंपल जीरो माइनस एच, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब ये माइनस एच है स्टूडेंट, लेकिन मॉड लगा है तो मॉड क्या करता है, माइनस खत्म कर देता है, ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टी है, और नीचे तो सिंपल है तो माइनस का h, तो यहाँ पे क्या आ गया, h और h कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा स्टूडेंट, माइनस का वन, माइनस का वन बस बचा है, उसके पास h है क्या रखने के लिए, नहीं है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, माइनस का वन। तो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, माइनस वन। अगर राइट हैंड लिमिट भी वन माइनस वन आता है तो एग्जिस्ट कर गया, अगर नहीं आता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू जीरो, तो इस बार हम क्या रखते हैं स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ, हमको कहां से आना है, उसके राइट साइड से आना है, तो जीरो प्लस h हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम सामने से आ रहे हैं राइट साइड से, ठीक है, तो फिर से सेम वैल्यू रख दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मॉड के अंदर जाएगा क्योंकि हमारा फंक्शन मॉड के अंदर x है, ठीक है, अपॉन जीरो प्लस h, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो ये मॉड के अंदर भी प्लस में है तो प्लस से ही ओपन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नीचे भी प्लस था, यहाँ ऊपर में क्या हो गया था, नीचे में जीरो माइनस था, तो इस बार कैंसिल आउट हुआ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ गया वन, तो h रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या हो गया वन, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है स्पष्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो जब दोनों लिमिट दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होते हैं तो उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो ग्राफ है उसका वो टूटा हुआ रहता है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। उस समय सीक्वेंस सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, देखिए फिर से एक और क्वेश्चन है, इफ h इज द हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन से ज्यादा आया था, और ये भी मैं बता दूं स्टूडेंट आपके सिलेबस में स्पेसिफाई करके नहीं लिखा गया है कि हरात्मक श्रेणी आपके सिलेबस में है, बट फिर भी क्वेश्चन हर साल मिल रहे हैं ना, तो इसको जरूर पढ़ना है। इफ एस इज हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू के बारे में ही बात कर रहा है कि उसका हार्मोनिक मीन एच है, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। H इज हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q, देन वैल्यू ऑफ H बाई P प्लस H बाई Q विल बी, ठीक है, सेम यदि H P और Q के बीच हरात्मक माध्य है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो ठीक है, तो सिंपल है स्टूडेंट, हम लोग अभी देखे थे कि अगर हमारे पास A और B दो नंबर हैं, रूट में देखे थे, तो उसका हार्मोनिक मीन हम कैसे निकाले थे, 2 ऑफ AB अपॉन A प्लस B, ठीक है, बस यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, A और B के जगह में क्या है, P और Q है, तो 2PQ अपॉन P प्लस Q, ठीक है, इतना ही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना है, तो P और Q का आपका क्या है, आपका P और Q दो नंबर्स है, ठीक है, इसका हमको पता है कि हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2PQ, सिंपल क्वेश्चन है, 5-7 सेकेंड का ही क्वेश्चन है, अगर आप फास्ट करेंगे तो ये हो गया इसका हार्मोनिक मीन। अब वो फाइंड करने बोल रहा है, नाउ देख लो, नाउ H बाई P प्लस H बाई Q, ठीक है, तो रख दीजिए 2PQ आपका H की वैल्यू, और क्या हो गया स्टूडेंट, P प्लस Q, और इसके भी बाई क्या हो गया P, ठीक है, वैसे ही प्लस 2PQ अपॉन P प्लस Q अपॉन Q, ठीक है, तो यहां से सिंपल क्लियर दिख रहा है कि ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये 1/p ही है, तो P से P कैंसिल यहां हो जाएगा स्टूडेंट, और Q से कैंसिल Q यहां हो जाएगा, ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच रहा है, नीचे वाली सारी चीजें कैंसिल, यहां से बच रहा है स्टूडेंट 2 का Q, और यहां से बच रहा है 2 का P ना, 2 का P अपॉन P प्लस Q, तो देख लीजिए इसमें 2 कॉमन निकल जा रहा है, सो P प्लस Q, ये हो गया 2 कॉमन निकल के, और नीचे भी आपका क्या है P प्लस Q, तो P प्लस Q से P प्लस Q कैंसिल आउट हो गया, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, है ना, तो ये देखते ही हो जाएगा, है ना, बट हमेशा सॉल्व करके ही आंसर देना है ना, एकदम ही ओरली नहीं देना है, ठीक। अब देखिए ये इनवर्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट,
ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स वाला पार्ट का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का आपका बिल्कुल प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। स्टूडेंट इनवर्स देख के छोड़ देते हैं, तो ध्यान से देखिए। कॉस के अंदर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। टेन इनवर्स एक्स, आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन, जैसे कि मैं सिंपल टेन के बारे में पहले बात करता हूं। टेन जो मेरा फंक्शन होता है वो इनपुट लेता है रियल नंबर से, और ये कौन सा इनपुट नहीं लेता है, ये लेता है 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये इनपुट लेता है वो, क्योंकि साइन बटा कॉस लिखते हैं टेन को हम, साइन बटा कॉस, तो कॉस नीचे में कहा 0 हो जाता है, π/2 में, इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 उसको नहीं चलता है। जैसे ही आप 10 को π/2 दोगे वो इन्फिनिटिव दे देता है, ठीक है। जैसे ही आप पढ़े हो, क्लियर है। 10 को माइनस π/2 दोगे तब भी वो माइनस इन्फिनिटिव देगा, क्लियर है। तो इसको ऑड मल्टीपल आप नहीं चलता है, मैं यहाँ पे ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं। और ये वैल्यू देता है पूरा आर में, ठीक है, पूरा आर को कवर करता है, भले इनपुट उससे कम लेता है लेकिन पूरा आर को कवर करता है। अब ये 10 के बारे में है, ठीक है। और ये जो जा रहा है इनपुट वो किस में जा रहा है, एंगल में, ठीक है, क्लियर है ना। हम जनरली क्या बोलते हैं, साइन कॉस टेन, इनको हम क्या देते हैं, जो वैल्यू देते हैं इनपुट देते हैं उनको कोण बोलते हैं ना, एंगल। तो जो 10 है, 10 का जो बेसिक प्रॉपर्टी या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट, वो एंगल को लेता है और आउटपुट किस में देता है, आर में देता है, ठीक है, चाहे छोटा रेंज दे या बड़ा रेंज दे, ठीक है। जैसे साइन सिर्फ कहां से कहां देता है, -1 से 1 तक, तो ये जो आंसर है वो आपको रियल नंबर देता है, ठीक है। अब इनवर्स क्या करता है, रियल नंबर ले लेगा, इनवर्स की तो प्रॉपर्टी यही है ना। इनवर्स फंक्शन मतलब क्या है, पहले तो आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, तभी जाके वो एरो को पुल अप पलट देता है, ठीक है। जैसे यहां जा रहा है कोई फंक्शन तो वो ऐसे पलट देता है उसकी दिशा को, ठीक है, लेकिन ये 1 1 ऑन 2 में ही होता है, ठीक है। तो 10 इनवर्स क्या देता है, नंबर को इनपुट में लेगा और आंसर क्या देगा स्टूडेंट, एंगल देगा। तो यहां से आपके मन में ये चीज होना चाहिए कि जब भी इनवर्स फंक्शन आए तो आपको आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये इनवर्स है, मतलब ये कोई ना कोई एंगल को देगा आंसर। क्यों, क्योंकि सिंपल वाला चीज नंबर देता है, एंगल लेके नंबर आंसर देता है, तो इनवर्स वाली चीजें क्या करेगा, नंबर को लेके एंगल आंसर देगा, ठीक है। इतना बस समझ में आ गया। अब यहां से हमारा काम बन जाता है कि हमारा जो है शुरू से ये है कि हम एंगल को किसकी तरह देखते हैं स्टूडेंट, हम एंगल को देखते हैं थीटा की तरह ज्यादातर, है ना, मैक्सिमम टाइम। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट आपका जो 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स एक्स आपका थीटा है। क्यों थीटा क्यों माने, क्योंकि हमको एंगल के लिए थीटा यूज करना अच्छा लगता है, ठीक है, यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड हो जाता है। तो 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ये मान लिए। तो हमको स्टूडेंट यहां से देख लीजिए कि हम मान लिए 10 इनवर्स एक्स को थीटा, तो हमको सिंपली फाइंड करना है वो है स्टूडेंट कॉस के साथ थीटा, क्योंकि उसके अंदर वाली पूरी चीजों को हम क्या मान लिए हैं, थीटा मान लिए, क्योंकि वो एंगल देगा। अब बस यहां से आपका थोड़ा सा काम है और ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो इसको छोड़ना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 10 ले लेंगे या इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो सिंपल क्या बन जाएगा, 10 थीटा बन जाएगा। यहां तक तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको पता है। सो 10 थीटा इज इक्वल टू आपका x/1, यही होता है ना, 10 थीटा इज इक्वल टू x/1 लिख सकते हो। अब आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल से आया है, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा थीटा, ठीक है, कोई भी नाम ले लीजिए, ए बी सी जैसा भी हो, ठीक है। तो आपका 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका लंब और ये हो गया आपका आधार, ठीक है, p/b। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस क्या आ गया, 1 + x²। कर्ण का मान क्या हो गया, लंब का स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। तो आपको तीनों साइड्स जब मिल जाता है तो आप उस एंगल पे, क्योंकि एंगल क्या है थीटा, आपको फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा, सिंपल हो गया। तो सिंपल आप कॉस थीटा बस निकालना है आपको, और आपको तीनों साइड्स पता चल गया है राइट एंगल के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका 1, नीचे हाइपोटेनस है आपका स्टूडेंट 1 + x²। तो देख लीजिए स्टूडेंट 1 + x², 1/1 + x², तो ये हो गया आपका आंसर बी। तो इस तरीके से करना है। इनवर्स वाले क्वेश्चन में घबराना नहीं है, पहले आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सोचना है कि इनवर्स वाला कोई भी फंक्शन हमको एंगल
वापस करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए है ना, इसको जनरली स्टूडेंट क्या है छोड़ देते हैं, ठीक। अब ये इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करते हैं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, क्या डिनोट करता है? पॉइंट, सर्कल, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वैसे ही वहां पे हिंदी में भी वही लिखा है। तो देखिए स्टूडेंट, हमको पता है ये जो दिख रहा है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको ये देखने की आदत है स्टूडेंट आर स्क्वायर, ये हमारे लिए देखने की आदत है कि हम इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आर के जगह पे क्या आ गया है? आपका 0 आ गया है, ठीक है। आर के जगह 0 आ गया है, मतलब ये क्या हो गया है? उसका कोई रेडियस ही नहीं है, 0 रेडियस का है। क्लियर है स्टूडेंट? 0 रेडियस का है, तो आप देख लीजिए ये है सर्कल, जितना मैं रेडियस बढ़ाऊंगा उतना ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें क्या दे दिया है? यही वो समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए मैं रेडियस कम करते जा रहा हूं और एक टाइम पे आके ये खत्म हो गया, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट, इसका सिंपल सा है ना। तो ये ओरल क्वेश्चन है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब बात आती है पॉइंट, ठीक है। सर्कल तो हो ही नहीं सकता, रेडियस 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ हमारे केस में क्या है? हियर r इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट का ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या कंफ्यूजन होता है कि सर पॉइंट है और पॉइंट क्या लिखा है? इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पर पॉइंट का तो कोई क्या नहीं होता है? इक्वेशन नहीं होता है। पॉइंट का सिर्फ क्या होता है? पोजीशन होता है। अगर 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं तो एक्स कॉमा वाई, 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इस तरीके से। लेकिन ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं दिया गया है, ये आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि अगर हम रेडियस को 0 कर दे तो वो क्या हो जाता है, तो वो ज्योमेट्रिकली पूछ रहा है कि एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। इसका ये पर्पस नहीं है कि बिंदु का कोई इक्वेशन होता है। क्लियर है? तो इसलिए इस टाइप के ऑप्शन में आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या वो एक्स एक्सिस हो या और कुछ हो इस टाइप का। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो ये थे आपके 9 क्वेश्चंस जो आपके एनएनएल के 2017 के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टाइम हम और मिलते हैं स्टूडेंट, और अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। इनको एक बार और ट्राई कीजिएगा, सारे अच्छे ही क्वेश्चन थे, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।